गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज की क्लास होने वाली एकदम जबरदस्त। ठीक है, आज की क्लास में हम रेशियो के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको रेशियो के क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में भी हम करने वाले हैं। तो मान के चलो अभी सिर्फ मैंने आपको 10 या 11 क्वेश्चन मुश्किल से कराए होंगे। तो रेशियो के मैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगी, जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए ना। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद कोई भी ऐसा मतलब रेशियो का क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आपके एग्जाम में आए और आपसे ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था तभी मैं कह रही हूँ कि जो मेरी पहले की वीडियोज है ना वो जरूर देखना। मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ना लेवल चलेगा। एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। आज भी रेशियो की क्लास है, अगले कुछ दिन तक रेशियो की क्लास चलेगी। ढेर सारे रेशियो के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। तो सारा डर जो है वो आपका निकल जाएगा, क्योंकि जब टॉपिक जो है ना रेशियो वो बहुत ज्यादा सिंपल है, स्कोरिंग है। और अगर मान के चलो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रेशियो में कोई डाउट होता हो, है ना, कई तरीके से हम क्वेश्चन बना लेते हैं और देखा जाए पूरी अर्थमेटिक या फिर पूरी मैथ्स आप आराम से रेशियो को सॉल्व कर सकते हो। कुछ टॉपिक मैथमेटिक्स में ऐसे हैं, अगर आप उन पर अपनी कमांड अच्छी कर दो तो आप काफी हद तक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन से कर सकते हो। जैसे कि आपका रेशियो हो जाता है, परसेंटेज हो जाती है, ठीक है, और फ्रैक्शन हो जाता है। अगर आपकी इन पे कमांड अच्छी है तो आप जो हो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन को। तो ये जो आपका क्रैश कोर्स रहेगा इस बात पे भी मैं फोकस दे रही हूँ कि एक तो आपको अल्टीमेट क्वेश्चन मिल जाए डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल के सभी एग्जाम के, कि आपको सर्च करना ना पड़े, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सिर्फ यहाँ पर आओ, बढ़िया से क्वेश्चन करो, वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब बेसिक से पढ़ने का टाइम गया, बेसिक से आपको पूरा साल मिला था, सिर्फ आपको पढ़ना था। अब जो टाइम बचा है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपकी स्पीड भी मेंटेन हो पाएगी। इस टाइम अब बिल्कुल भी मतलब ये जो जरा सा लिमिटेड पीरियड है आपका, ये अब इसलिए नहीं है कि आप स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ो। ठीक है, स्टार्टिंग से आपको हमें पूरे साल पढ़ना होता है। ठीक है, एंड के टाइम में सिर्फ हमें रिवीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में आपके क्वेश्चन रहेंगे रेशियो के, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसी बात में फटाफट जरा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है आज आपने बहुत कुछ सीखा है तो लाइक बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बट उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, इंग्लिश बाय टाइगर सर ये हमारा मेन ग्रुप है, इसमें आप जो हो इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो घर बैठ के प्रैक्टिस करो ढेर सारे क्वेश्चन की, और कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम। इस ग्रुप में आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। अगर आप अकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और आपका मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछिए। विद इन 24 आवर्स में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दी जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस ग्रुप में मैं क्विज कराती हूँ, पीडीएफ अपलोड होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ग्रुप हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और वैसे भी टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो मेरा एक ग्रुप खुलकर आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गाइस वीडियो को जरा शेयर कर दो। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही रहेगा और आज कुछ आपको सिखाना भी है मुझे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट करके लाई हूँ। ठीक है, देखो भाई ए बी सी का आपको रेशियो एक बार फ्रैक्शन में गिवन है और आपसे पूछा गया है ए बाय बी बाय सी एंड सी बाय ए क्या होगा। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहली बार जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है और इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसी से आपको तो फ्रैक्शन रिमूव करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4, 3 और 2 है, अब क्या इनका भी एलसीएम लोगे? नहीं ना, इनको तो आप नॉर्मली कर सकते हो सॉल्व। तो भाई 4, 3 एंड 2 का अगर एलसीएम के देखो तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 से आपको बहुत अच्छे से पता है कि 12 इसको मुझे बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन का ये रूल है, इनफैक्ट मैथमेटिक्स का भी ये रूल है, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराओ उसी नंबर से आपको न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को उसी से न्यूमिनेटर को। तो इसे हम बना लेंगे से। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ पर भी आपका 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। अब नीचे अगर 12 है तो हम ऊपर का रेशियो आराम से ले सकते हैं। क्या आ जाएगा ये 3:4:6। ठीक है, ये बन चुका है। अब देखो यहाँ पर आएगी ये वाली दिक्कत कि ए बाय बी बाय सी एंड सी बाय ए। अब इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे, चैलेंजिंग है ये वाली बात। ठीक है,
यहाँ पे नंबर अगर आप देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओ। अगर आप बेसिक से भी जाओगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? a बाय बी मतलब 3/4, b बाय सी मतलब 4/6 एंड c बाय a मतलब 6/3। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो, अगेन आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा, है ना। अगेन 12 आ रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 9, ये हो जाएगा आपका 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 से 24। 9, 8 एंड 24, सी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो एक इसका बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो इस हिसाब से सॉल्व करोगे, 2 बार आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा तब जाके होगा। अभी देखो, अभी तो ये आपका इजी था, नंबर्स यहाँ पर काफी इजी थे, 4 3 2, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्यूब में भी होता तब भी कर देते, स्क्वायर में होता तब भी कर देते, है ना। इजी नंबर है। मान लो अगर यही नंबर आपके रूट्स में होते, ये नंबर अगर डेसिमल में होते, मान लो, या फिर इन नंबर की वैल्यू बड़ी होती, नहीं होता यहाँ पे 46 3, यहाँ पर जो है 3 की जगह होते यहाँ पर 46, मान लो कुछ इस तरह से होते, 4 की जगह होता 632 और यहाँ 6 की जगह हो जाता 71। उस केस में आप क्या करते? कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करना, है ना। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये वाले सोल्यूशन बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं कहूंगी मैं, ये वाला सोल्यूशन कन्वीनियंट रहेगा आपका हर मेथड से, चाहे आप इजी से करो, चाहे आप जो सॉरी चाहे आप बेसिक से करो, चाहे आप ट्रिक के साथ करो। ठीक है, लेकिन वहीं अगर नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर को कंसीडर करेंगे। तभी मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी आप प्रीवियस सेशन देखना, उसमें मैंने ये वाली चीज समझाई दी है जो मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। देखो, हमें यहाँ पर ए बी सी तीनों को निकालने के लिए नहीं है। अगर मैं सिर्फ यही फाइंड आउट कर लूँ बी एंड सी, तब भी यहाँ पर काम चल जाएगा। ठीक है, देखो सिर्फ यहाँ तक फाइंड आउट करो बस। ठीक है, एक बार रेशियो सेम बना लो, उसके बाद देखो अगर मैं इन दो टर्म को यहाँ पर लेती हूँ तो समझो ये मैं रब कर रही हूँ, a बाय बी एंड b बाय सी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ए सी एंड बी स्क्वायर। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट को तो इसमें कंफ्यूजन होगा। देखो, जब आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लेकर जाओगे तो ये बनेगा आपका a बाय बी एंड b बाय सी। अब आपको पता है ये सब साथ में जाते हैं तो ए सी बाय बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? तो ए सी बाय बी स्क्वायर इस तरह से आएगा। मैं अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, मतलब मैं ए सी रेशो बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो आंसर तब भी हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन में 3:2, 3:4, 8:24, 9:8 एंड 2:24 है। इट मीन आंसर इजिली मैच हो जाएगा अगर मैं सिर्फ 2 को यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 का जो यहाँ पर ए सी और बी स्क्वायर का जो रेशो है वो क्या है, वो यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो बस फाइंड आउट कर लो ए सी, ए एंड सी, 6 3 8 18 हो जाएगा। ठीक है, एंड बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं 2 से, कितना हो जाएगा? ये 9/8। अब देख लो 9:8 किसमें है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जिसमें 9:8 बन रहा है। यहाँ पर 3:4 है, यहाँ पर भी आपका 1:3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1:2 है। तो बस एक ही ऑप्शन सी है जिसमें 9:8 बन रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे का देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं रेशियो के क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ती है, स्टार्टिंग के 2 से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं दिए जाते कि आप पूरा सॉल्व करके फिर देखो कि आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो थोड़े से यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करने के बाद आप ऑप्शन चेक कर रहे हो, नहीं। ठीक है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इजी था, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर लो, मैच हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सेट है। ठीक है, अगर ऑप्शन सेट नहीं होते, मान लो यहाँ पर सभी में 9/8 9/8 9/8 होता, ठीक है, उस केस में यू कैन गो थ्रू विद दिस। ठीक है, तो आपको 2 बार यहाँ पर जो है ऐसे फाइंड आउट मतलब डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ता, देन फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये वाला भी बहुत ईजी है।
अब यहाँ पर b बाय a है 0.7 है ना, यहाँ पर 0 पॉइंट देखते ही एक तो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, डेसिमल आते ही, रूट आते ही, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर्स देखते ही ना थोड़ा सा दिल बेचैन सा हो जाता है, मन नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने, कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं ना, पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाओ भाई। यहाँ पर 7 बाय अगर 0.7 है तो आप 0.7 को आप लिख सकते हो 7/10 क्या जा रहा है, आपको पता है जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद जितना भी आपका डिजिट्स होते हैं आपके जीरो नीचे आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 7/10। ठीक है, बी की वैल्यू 7 है, ए की 10 है, रख दो। अब देखो a प्लस बी मतलब 10 + 7 कितना हो जाएगा 17, a माइनस बी 10 - 7 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 11/34। ठीक है, 7 - 3 and then 17, 11 plus 34। हम्म a प्लस बी, ओके, यहाँ पर जो है ना 3/17 होगा। ठीक है, एलसीएम तो गड़बड़ आया, रुको जरा क्वेश्चन चेक करूँ मैं। हाँ, a माइनस बी ऊपर आएगा और b माइनस ए, यहाँ पर गड़बड़ी है, मैं तो कहूँ ऐसे तब सड़ा हुआ आंसर कैसा आ सकता है भाई। ठीक है, यहाँ पर जरा करेक्शन कर लो, a माइनस बी है ऊपर और ये a प्लस बी आएगा। ठीक है, अब सही है, अब ये चीज भी आपकी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3/17, एलसीएम कितना आना है 34, कितना हो जाएगा 6 + 17, 6 + 11 17 एंड देन 34 कितना आ जाएगा 1/2, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1/2 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है आपकी 0.5, तो सी इज द आंसर, 0.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हो जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये सब लिखने की भी नीड नहीं है, डायरेक्टली भी आप देखो कर सकते हो, क्योंकि 11/37 34 साफ साफ दिख रहा है कि 17 का क्या है 17 का डबल है, तो यहाँ पर 34 एलसीएम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये विद इन सेकंड में निपटाने वाला क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, जिसमें आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये चीज आपको बताएंगे किसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझाना चाहूंगी, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या चीज होती है, सुनो, देखो मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ 2/3। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये रूल होता है, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से कराते हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई हमें न्यूमिनेटर से करानी होती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये बन जाएगा आपका 4/6। ठीक है, अब मैं अगर इसके 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराती हूँ, ठीक है, देखते रहना, एक है आपके पास 2/3, ठीक है, एक हो जाता है आपके पास 4/6, इसकी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊं इस पूरे फ्रैक्शन की तो कितना मिल जाएगा 6/9। ठीक है, इसी की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 8/12 मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास मिल जाएगा। अब इसी की मैंने जो है इसी नंबर की 2/3 की, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कराई है 2, 3 एंड 4, इनसे मैंने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कराई है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 और नीचे आ जाएगा आपका 3 + 6 + 9 + 12। ठीक है, तो ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ, ठीक है, तो मैं स्पेस नहीं छोड़ती, तो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया ऊपर से तो क्या बन जाएगा ये 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नीचे से अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन लेती हूँ तो क्या बनेगा 1, 2, 3 एंड देन 4, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास 2/3 फिर से बच जाएगा। इसी को कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कि जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई कराई उससे अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा,
रेशियो फिर भी सेम रहेगा। इसका मतलब यही होता है आप कुछ भी छेड़खानी करो, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, यहाँ पर आपका रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर मैंने आपको बताई है। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। खाली मल्टीप्लाई नहीं, अगर आपका 6/8 है तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करा रहे हो तो इसको भी आपको 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो 2/3 है, तो इसे में अगर आप 6 ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप 2 माइनस करोगे तो यहाँ भी आपको 2 माइनस करना होगा, तभी ये क्या होगा, तभी जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। जो नीचे करोगे वही आपको ऊपर करना होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है। आगे जो के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पर बेस्ड जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट को पता होता है कभी जो है मल्टीप्लीकेशन करानी होती है, कभी जो है हमें ऐड करा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके पास फ्रैक्शन गिवन होती है तो उसके साथ अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ भी करते हो तो वही आपको न्यूमरेटर में अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलना है। ठीक है, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप सेम नंबर से कराते हो तो। ठीक है, ये बात समझ गए ना? इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं और इसी पर बेस्ड आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 से -1 हो सकती है, एक हो हाफ हो सकती है, या फिर 1 हाफ, या फिर -1, या फिर ओनली हाफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। ठीक है, तो पैटर्न यहाँ पर सेम है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐड करा लेती हूँ तो ऊपर मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे अगर आप देखो 2 बार बी है, 2 बार आपका ए है और 2 बार आपका सी है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाफ आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गलती कर देगा वो स्टूडेंट जिसको आधी अधूरी नॉलेज है। ठीक है, हाफ आते ही आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे और वहीं आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ए करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे, सुनो। ए बी सी यहाँ पर जो है 2 केस हो सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, या तो ये आपका 0 के बराबर होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल्स टू 0 पुट कर दे, ठीक है, तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0। ठीक है, मान लो ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। और भाई डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आता है। ठीक है, तो इस वजह से ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो जो है आपका कट जाएगा, ये वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको देखो, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर अगर मैंने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 नहीं है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि बी प्लस सी इट मीन्स किसके बराबर होगा, -a के बराबर हो जाएगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो। इसी तरह से सी प्लस ए आपका माइनस का बी हो जाएगा, और a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के c की बराबर हो जाएगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आधा अधूरा आंसर रह जाएगा अगर आप हाफ टिक कर दोगे। ठीक है, देखो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पर ये 2 केसेस बनते हैं, या तो यहाँ पर ये 0 हो सकता है या फिर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा अलजेब्रा का यहाँ पर टच आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा में हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं वैल्यू, इसी तरह से यहाँ पर भी देखो अलजेब्रा भी कहाँ से बना है। ठीक है, अलजेब्रा इन सब जगह पे यूज होता है, जहां भी आपको जो है अल्फाबेटिकल सीरीज नजर आ जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा अगेन। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन a प्लस बी किसके बराबर हो सकता है, -c के बराबर हो सकता है। a प्लस सी माइनस बी भी हो सकता है, और b प्लस सी माइनस a की वैल्यू ये रखेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे सी यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, a तो ऐसे ही रहेगा, b प्लस सी की जगह क्या लिख दूं, -a, b एंड -b, c एंड -c। ठीक है, तो सब जब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो किसके बराबर बचेगा, आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ वो भी किसके, -1 के। ठीक है, -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, हाफ एंड -1। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आंसर बनेगी, एक वैल्यू आंसर नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप तभी जाके सही कर पाते हो एग्जाम में जब आपने इसलिए का क्वेश्चन पहले से करा होता है।
डायरेक्टली एग्जाम में करोगे तो देखो हाफ ऑलरेडी गिवन है, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हाफ यहाँ पर गिवन है, तो जाहिर सी बात है हाफ टिक करके जो है आगे बढ़ जाएंगे। पर प्लीज देखिए, खुशी में ओवर एक्साइटमेंट में, ठीक है, ऐसे गलती मत करना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इजी था लेकिन ट्रिकी था, ऑप्शन बहुत अच्छे सेट कर रखे थे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ओनली टू नहीं होता, ओनली हाफ नहीं होता ना, तब आप यहाँ पर सोच सकते थे इट मीन्स एक वैल्यू और होगी, लेकिन ऑप्शन इस तरह से सेट कर रखे थे कि बस वही बच्चा यहाँ पर सही आंसर नहीं कर पाएगा जिसको काफी अच्छी और डीपली नॉलेज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी आपका सेम जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो भाई, 4a प्लस 7b के साथ ले जाओ 4a माइनस 7b एंड 4a माइनस प्लस 7d, ठीक है। 4c प्लस 7d के साथ ले जाओ आप 4c माइनस 7d, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा a बाई बी एंड b बाई सी, ठीक है। अगर आप देखो दोनों जगह सेम है, 4 7 4 7 4 7 4 7, ठीक है, ये चीज आपकी सेम हो गई। इसके अलावा a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगर आप यहाँ पर कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड भी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगाओगे ना, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, सी एंड डी लगा दो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4a 8 है एंड 14b इज इक्वल्स टू 8c एंड 14d, ठीक है। 14 से 14 कैंसिल, b से 8 से a कैंसिल, तो a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी आपका आंसर हो जाएगा। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मैंने ये सब आपको काफी डीपली बताया है, रेशियो क्लास अगर देख सकते हो उसमें सारी चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। रेशियो का ही एक ये रूल होता है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, जिससे डिनोमिनेटर में ऐड कराते हैं उसे न्यूमरेटर में ऐड कराते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बाई बी सी बाई डी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ज्यादा थोड़ी ना हुआ है, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर लूं तो a बाई सी एंड b बाई डी, देखो तभी तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझाई थी, जिससे कि आप ये चीज समझ जाओ, ठीक है। इसको अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, ये 1/6 के बराबर है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर रही हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर कर रही हूँ, यहाँ स्क्वायर कर रही हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर कर रही हूँ, तो क्या करूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देती हूँ, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 1/36, ठीक है। तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना, जो कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा है कि पूरा सॉल्व करो, है ना, नहीं करना पूरा सॉल्व, यहाँ पे 1/6 देके बस स्क्वायर कर दो, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में क्या है, स्क्वायर हुआ है। तो अब क्या करो, जिसके इक्वल गिवन है उसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखा कितना यूजफुल होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर आपको इसकी काफी अच्छे से नॉलेज है तो आप इजी चीजें को देख पाओगे, ठीक है, सिंपल। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। सेम देखो, ये क्वेश्चन देखने में कितना डेंजरस सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि होगा ही नहीं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में कुछ खास है क्या, कुछ भी खास नहीं है। अगर आप देखो तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ए क्यू सी क्यू ई क्यू बी क्यूब डी क्यूब एंड आपका एफ क्यूब, ये है 9, और किसके बराबर है ये आपका 3/2 के। तो इसका भी मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, 27/8, यही हो जाएगा आपका आंसर 27/8। अब आप कहोगे ये एम और क्यू की वैल्यू, देखो भाई अगर मैं ये लाइन यहाँ से रब कर दूं, देखो फ्रैक्शन को हम ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं ना, बस वही वाली चीज यहाँ पर आएगी, यहाँ पर भी एम यहाँ पर भी एम, देन फिर माइनस है आपका क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, ठीक है। देन आपका प्लस है एन क्यूब और आपका एन क्यूब, ठीक है। बस एम से एम कट जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन जाएगा आपका, यही बचना है। देखो कितना इजी हो जाता है अगर आपको बेसिक पता चल जाता है, कितना इजी हो जाता है अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो, ठीक है।
अब आपका ये क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा, इसमें आपको टाइम टेकिंग भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टेंशन होगी एंड क्यू एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली इनकम ए और बी की 4:3 है, ईच से 600 रुपए, तो बताओ उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, तो मंथली इनकम ऑफ ए क्या होगी। देखो वैसे मंथली इनकम ऑफ ए होगी आपका मल्टीपल ऑफ 4, बट यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है सभी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इजी है। इनकम किसकी, ए और बी की, कितनी है, 4 और 3 है, ठीक है। खर्चा कितना करते हैं ये, एक्सपेंडिचर करते हैं 2, 2 नहीं करता है, 3 और 2 का, तो आपको पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। हमारे अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग है सेविंग 1:1, इनके अकॉर्डिंग कितनी है 600, एक की वैल्यू 600 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 24, ठीक है, तो 24 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसमें आपको पेन भी नहीं लगाना होता है, डायरेक्टली करने होते हैं, ठीक है। देखो कितना स्कोरिंग है, ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 जाकर चेक कर लेना, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। वैसे सीडीएस के क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है, बेसिक पूछते हैं सीडीएस में, एसएससी के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। अपने जो भी एग्जाम दिया करो ना तो उसका जरा एक बार सिलेबस उसके क्वेश्चन पे नजर पहले मार दिया करो कि एक्चुअल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सिर्फ सीडीएस में जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते मैथ्स के क्वेश्चन। अगर एसएससी की बात करो, एसएससी में ना बात तो सेम होगी, कहना वो यही चाह रहा होगा, घुमा देते हैं बातों को। एसएससी के क्वेश्चन वो समझ पाएगा, इसकी लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, सोल्यूशन सिंपल होता है उनका, ठीक है। चलो नो मूव टू द नेक्स्ट वन। जो ट्रेन सॉरी, अच्छा स्टूडेंट किसी भी डाउट में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो मुझे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ लेना, डाउट लेकर मत बैठना अपना, ये सब पढ़ने समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपके डाउट बता दूंगी, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। जो ट्रेन फेयर और बस फेयर है दो स्टेशन के बीच का, बिटवीन टू स्टेशन आर, वही अन नहीं है, आर इन द रेशो, राशन अरे रेशो है या वो, ठीक है, 3:4, इफ द ट्रेन शेयर नहीं इट्स फेयर, अरे यार, increases by 20% and bus fare increases by 30%, तो भाई बता दो ट्रेन और बस का रिवाइज फेयर क्या होगा। देखो हुआ क्या, ये थी आपकी ट्रेन, रेड पेन लेते एकदम दिखता है ना, ट्रेन है और ये आपकी बस आ गई, ठीक है। किराया इनका जो लग रहा था वो कितना था, 3:4, इसका 3 रुपए था, इसका 4 रुपए मान लो, ठीक है। अब हुआ क्या, इंक्रीमेंट हो जाता है, 20% जो है इसका बढ़ता है और 30% इसका। अब देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास से 0 बढ़ा देंगे, 0 0 लगा देंगे, फिर जाके इसका 30% निकालेंगे, है ना। देखो डायरेक्टली निकाल दो, डायरेक्टली निकालो वो ज्यादा बढ़िया है। 3 रुपए था किराया, कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। अपने आप में हर वैल्यू 100% होती है, परसेंटेज की लैंग्वेज में अपने आप में हर वैल्यू 100% होती है। इट मीन्स यहाँ पर जो 3 है वो कितना है, वो 100% है। 100% कितना बढ़ा, 100% 20 गुना बढ़ गया। इट मीन्स पहले जो 100 रुपए थे अब वो कितने हो चुके हैं, अब वो 120 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कितना निकालना है, 120 निकालना है, ठीक है। इसी तरह से पहले जो आपका 100 थे अब वो कितने हो चुके हैं, 130 हो जाएंगे, ठीक है। और इसी का आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। 0 से 0 गया, कितनी बार में जाएगा ये आपका, 3 बार में, तो 9/13 आपका आंसर हो जाएगा। 9/13 इज द करेक्ट आंसर ए, ठीक है। इस तरह से होगा, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, नहीं कि ये एक मेथड और है इसका, वो ये है कि आप यहाँ पर 30 लिखो, यहाँ पे 40 बना दो इसे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। इसका 30%, 20% कितना हो जाएगा, इसका 20, बल्कि इसका अगर आप 120 गुना में निकालोगे तो 36 हो जाएगा। बढ़ा दो इसे, कितना हो गया ये,
इसको क्या हो गया? 30 का 120 गुना यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा? 36। इसी तरह से इसका आपको कितना फाइंड आउट करना है? 130 गुना यहाँ पर आपको इसका फाइंड आउट करना है। ये कितना हो जाएगा आपका रेशियो में? 52। ठीक है, अब इसका अगर आप सॉल्व करोगे कितनी बार में जाएगा? ये 118 और ये गया 26 टाइम्स में, तो 13 9 है ना। तो अगेन 9:13 ही आना है। ठीक है, तो दोनों मेथड है, इस तरह से फाइंड आउट करो, पूरा पूरा सॉल्व करके इस तरह से। तो देखो इस तरह से तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया। ये एकेडमिक सोल्यूशन है, जब हम स्कूल टाइम में थे तब इस तरह से सॉल्व किया करते थे। अब हमें इस तरह से नहीं करना है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। एक्स और वाई टू सिस्टर्स हैं। 5 साल पहले एक्स जो है 3 टाइम्स थी वाई के, बट 1 साल बाद जो है एक्स जो है 2 टाइम्स हो गई वाई के। तो बताओ कि एज में क्या डिफरेंस होंगे? देखो ये था एक्स और ये थी वाई 5 साल पहले। मैंने कहा ये है इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज है इनकी जो भी थी फिलहाल 5 साल, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले की बात की जाए तो -5 कर देती हूं मैं यहाँ पर। तो रेशियो था इनका 3 टाइम्स ऑफ वाई। तो ये अगर 1 है तो ये कितनी है? ये 3 है। ठीक है, लेकिन 1 साल पहले मतलब प्रेजेंट डेट से 1 साल पहले मतलब कितना? 1 साल यहाँ माइनस कर दो प्रेजेंट डेट से, तो ये 2 हो गई और ये कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो रेशियो सेम नहीं है। ये यहाँ पर डिफरेंस है कितने साल का? 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल में इसका तो चलो 1 साल कम यहाँ पे नजर आ रहा है और इसका जो है सेम रहा। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पर कितने का गैप है? 1 का। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे और 1 की मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो न्यू रेशियो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो आपको मिलेगा 3:1 और ये मिल जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कराओगे ना 6:2। अब सही है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है, 4:2, सॉरी। ठीक है, 4:2। यहाँ पर भी 1 का गैप और यहाँ पर भी 1 का गैप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो कितने का गैप है? 1 का। यहाँ पे 1 का गैप है, लेकिन जस्ट सेकेंड। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो गैप है पिंक पेंसिल से मैं लिख रही हूँ, ये 4 साल का अंतर है इनका, 4 इयर्स का। ये इनका 4 इयर्स का डिफरेंस है। 4 इयर्स में ये 3 से कितना हो चुका है? ये जो है ये कितना है? 4 इयर्स का। ठीक है, 3 से 4 हुआ, कितनी यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। कितने साल में? 4 साल में। तो भाई आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितनी यूनिट का है? 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 ईयर्स। तो 8 ईयर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट होंगे वो इतने महान होंगे प्रेजेंट निकालने बैठ जाएंगे। फिर प्रेजेंट एज से मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, कि क्या डिफरेंस होगा दोनों की एज में? तो 8 साल का। भाई एक बात बताओ, आप और आपकी बहन है, ठीक है, उसमें जो है मान लो 3 साल का अंतर है। आप अपनी बहन से 3 साल बड़े हो। अब आप 10 साल पहले जाओ, 10 साल बाद आओ, ठीक है, कभी भी आ जाओ, डिफरेंस अपना अपनी बहन से कंपेयर करोगे तो वो भाई 3 साल का ही तो रहेगा ना। 5 साल पहले बोल दो, 5 साल बाद में बोल दो, चाहे आप कितने भी साल के हो जाओ, चाहे वो कितने भी साल की हो जाए, जब आप अपनी एज को अपनी सिस्टर की एज से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 3-4 साल बाद जो है आपकी जो एज बढ़ेगी और आपकी सिस्टर की एज बढ़ेगी ना। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? वैसे लड़कियों की एज बढ़ती नहीं है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, तो यहाँ पर जो है एज में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रेजेंट एज निकालने की आपको परेशानी बिल्कुल, प्रेजेंट एज निकालने की आपको कोई यहाँ पे नीड नहीं है। देखो यहाँ पर जो है 2 यूनिट का डिफरेंस है और हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कि स्टार्टिंग में हमें पता था कि भाई जो एज है वो 2 गुना है उसके। ठीक है, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो 4 साल में 1 यूनिट बढ़ा है,
तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 साल है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 8 साल। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 8 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, जो दो पॉजिटिव नंबर हैं, पेन कहाँ गया, जो प्रोडक्ट है दो पॉजिटिव नंबर, वो आपको 616 गिवन है। रेशियो जो है इनके क्यूब्स का टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंसेस 153 रेशियो 3 है। तो बताओ सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा। क्या 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो पहले लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर 66। तो मैंने कहा टू पॉजिटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1616 है। If the ratio of the differences of their cubes, if the ratio of the differences of their cubes to the cube of their difference, to the cube of their difference is equals to 157 ratio 3, find the sum of these numbers। सम ऑफ these numbers आपसे पूछा गया है। तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा अलजेब्रा का प्रॉपर्टी है ना, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, फिर जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद होंगे तो कर लोगे, नहीं होंगे तो लेकर बैठे रहोगे। देखो भाई हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। अगर पहले मैं नीचे वाले का बताती हूँ, देखो ए माइनस बी क्यूब है, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी, साथ में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। अगर मैं इसे ओपन कर लेती हूँ इस वाले को, ठीक है, तो डायरेक्टली ओपन करके लिख देती हूँ मैं, स्पेस भी कम फील होगी है ना, -2ab। तो देखो इससे ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये रिजल्ट आपके पास होगा। ठीक है, और ये आपको बराबर किसके गिवन है, 157/3 के ये आपके बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नो इश्यू। इसी तरह से ये हो जाएगा 157। ठीक है, इसको भी मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 157। आपका कितना आ जाएगा ये, लेकिन ये डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी तो है, 157 की 2 से भी मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, माइनस का था ना वो, 157 एंड 2 कितना हो जाएगा ये आपका 314 ए बी। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ मैं, ऐड कर दो, ऐड करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। कितना था वो, 137 था, 134 था, 130, हाँ 134 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर ही बता देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या था वो, 130, पहले तो 3 था ना, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab बराबर कितना आ चुका था आपका, 157a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 314ab।
ये इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका 317 AB इज इक्वल्स टू 157 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में ये माइनस का 3A² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 137 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ? अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं, ठीक है, तो 317 AB तो एज इट इज रहेगा। इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये 154 A² प्लस बी स्क्वायर ले लो कॉमन, ठीक है। कितनी बार में जा रहा है ये? 7 7 14, डबल है इसका, डबल है ये इसका 2, ठीक है। तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा आपका? 154। अच्छा, A² और B² की वैल्यू भी थी क्या? नहीं, क्यूब में थी। कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई? 317 AB एंड आपका A² B² और आपका 154। ए बी की वैल्यू पुट अगर हम यहाँ पर कर दे तब भी काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन थी हमें? 2 इंटू 616, राइट, इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। देन कितना हो जाएगा? ये तो बड़ा ढेर सारा आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 1268 बराबर A² प्लस B²। देन अब आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका A² प्लस B² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें कितना हो जाएगा? 1268 प्लस 2 इंटू 616 था ना, मतलब 1232, ठीक है। ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 2500। a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 50। आंसर कैलकुलेटिव था ये, लेकिन सिंपल था, थोड़ा सा मतलब लेंदी था, ठीक है। तो 50 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सही भाई, कैट लेवल का क्वेश्चन है तो लेंदी तो यहाँ पर ये होगा ही होगा। देखो मैंने क्या करा क्वेश्चन में, एक बार समझ लो। यहाँ पर आपका A³ माइनस B³ था और साथ में आपका ये A माइनस बी का क्यूब था, ठीक है। तो A³ और B³ का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, ठीक है, अपने हिसाब से सेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, आपको सम चाहिए था दोनों नंबर्स का, तो उसके लिए मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए थी। देन बस वैल्यू पुट करते गए स्टेप बाय स्टेप जाते रहे और फिर आपका अल्टीमेटली आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा जब मैं इसमें जो है अलजेब्रा का टच था ना, अलजेब्रा की फॉर्म में ये आपका रेशो था, ठीक है। तो गाइस ये था आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिस तरह के आज हमने क्वेश्चन किए हैं, कल इससे ज्यादा लेवल आपका हाई हो जाएगा। आप देख सकते हो कैट करके मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आप सब कर लोगे रेशो, तो आपका अल्टीमेट हो ही जाएगा। जब मैं आपको सारे डिफिकल्ट वर्जन करा दूंगी तो क्या ही बचेगा, ठीक है। तब इजी क्वेश्चन आप चुटकी भर में कर लोगे, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन अच्छी करते हुए चलो, परसेंटेज आपको रटी हुई होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत अच्छी पता होना चाहिए, तो आपका जो डेसिमल है उसमें कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका मैथ का पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन अगर एक भी चीज वीक होगी, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता होंगे, स्क्वायर नहीं पता होंगे नंबर्स के, तो भाई दिक्कत में आओगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी बढ़िया करके चलो और अच्छे से चीजों को समझो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, रटना नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को शेयर कर देना, अगर कुछ सीखा है तो लाइक बनता है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।